कार्रवाइयां शुरू हुई थी वो अभी तक समाप्त क्यों नहीं हुई। मोदी साहब, भ्रष्टाचार से जुड़े हुए तमाम मुद्दे हैं, इनके ऊपर आपको जवाब देना होगा। और मुझे लगता है कि आप केवल और केवल लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलकर निकल जाएं, ये हिंदुस्तान का मीडिया इस चीज को सहन नहीं करेगा। मीडिया जगत भी अब आपसे सवाल कर रहा है, उत्तर पूछना चाहता है। अब आप लोगों की कोई भी प्रश्न है, आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। सर, मध्य प्रदेश के सागर में एक दलित युवक को बेरहमी से पीट कर मार दिया गया और इस बीच में उसकी मां जब बचाने आई तो उसे भी व्यवस्था कर पीटा गया। देखिए, मध्य प्रदेश चाहे वो दलित हो चाहे आदिवासी हो, उनके ऊपर अत्याचार की एक भूमि बन चुका है। जिस तरह से एक आदिवासी के ऊपर मूत्र विसर्जन का जिस तरह से बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने कार्य किया था, जघन्य अपराध किया था, हमें तो पता चला है शायद उसकी भी जमानत की रास्ते वो सरकार निकाल रही है। जब सरकार दलित, महिला और आदिवासी के उत्पीड़न में स्वयं शामिल हो जाए, तब सरकार से फिर उम्मीद करना बेमानी हो जाता है। घटनाएं, आपका अगला प्रश्न हो सकता है कि राजस्थान में भी हुई हैं, फला राज्य में भी हुई हैं। मेरा कहना है कि सरकार का काम है कि अगर कोई दोषी है, आरोपी है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वो बिहाइंड द बार्स इमीडिएटली जाना चाहिए। लेकिन आप कठुआ में देखिए क्या हुआ। बीजेपी के लोगों ने उस 8 साल की बच्ची के रेप के बाद जो आरोपी थे उनके समर्थन में रैली निकाली। हाथरस में क्या हुआ, उस बच्ची को रात को 2 बजे पुलिस ने मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। उसकी अंतिम क्रिया भी ढंग से नहीं हो पाई। कठुआ हो, हाथरस हो, कानपुर हो, नाव हो, सागर हो, दतिया हो, आप कहीं पर भी चले जाइए, बीजेपी शासित राज्यों में दिक्कत यह है कि बीजेपी के लोग या तो स्वयं लिप्त पाते हैं या आरोपी को बचाते हुए इनके मुख्यमंत्री तक दिखाई देते हैं। ये दुखद है। ये सबका साथ और सबका विकास कहने वाले लोग, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कहने वाले लोग पूरी तरह से आज कटघरे में खड़े हैं। मणिपुर में क्या हुआ, एक कांस्टेबल तक आपने सस्पेंड नहीं किया। 2 बच्चियों को किस तरह से नगण्य अवस्था में घुमाया गया। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट मणिपुर पर लगातार इनको रोज सुनवाई करके डांट लगा रहा है, लेकिन सरकार इतनी निर्लज्ज हो गई है कि सरकार की कान पर जूं नहीं रह रही है। ये वही लोग थे जो निर्भया में कहते थे कि दिल्ली रेप कैपिटल हो गई है, लेकिन आज बड़े बड़े कांड हो जाते हैं और सरकार बोलती नहीं है। महिला बाल विकास मंत्री जो मैडम हैं, वो एक हथिनी की हत्या के ऊपर इतने लंबे लंबे वक्तव्य देती हैं। हथिनी की हत्या हो वो भी दुखद है, उसकी मृत्यु हो वो भी दुखद है, लेकिन तमाम चीजों के ऊपर वो खामोश हो जाती हैं। महिला अत्याचार हो, दलित अत्याचार हो, आदिवासी अत्याचार हो, और दुर्भाग्य के पिछले 2 वर्षों से 2021 के बाद से एनसीआरबी के आंकड़े दलित अत्याचार के और तमाम तरह के अत्याचार के देश नहीं जान पा रहा है, क्योंकि ये नो डाटा अलायंस है। इनके पास कोई डाटा नहीं है। अगर डाटा छुपाना किसी से सीखना हो तो इस सरकार से सीखना चाहिए कि 2018 के बाद से किसानों की आत्महत्या की आंकड़े नहीं आ रहे हैं। 2021 के बाद से एनसीआरबी के आंकड़े नहीं आ रहे हैं। दुखद है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता से हम कहना चाहेंगे, चंद महीनों की बात है, ये जा रहे हैं, कांग्रेस आ रही है। जैसे आपने कहा कि 7 कैग की रिपोर्ट्स आई है, उसमें एक एनएचआई का जो है वो नितिन गडकरी जो यहाँ के लोकल एमपी है, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है कहीं भी कि कांग्रेस वो इशू को उठा रही है। सिर्फ आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा है कि प्रेशराइज कर रही है गवर्नमेंट को उस विषय पर लेके। ठीक है, मैं ये प्रश्न आपने लिया, और जो महाराष्ट्र से रिलेटेड सवाल है, लोकल मिनिस्टर भी है, सेंट्रल मिनिस्टर भी है, लोकल यहाँ के भी लेंगे। आपने कहा यहाँ पर विरोध नहीं, हमने यहाँ पे नहीं, मैं दिल्ली इशू को आप उठा नहीं, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद मैं बताऊँ, उसके बाद भी हमारी प्लानिंग है। ये हमारा जो अगला बॉम्बे वाला कार्यक्रम है, उसके बाद हम तमाम रिपोर्ट्स को लेकर संसद से सड़क तक
इसके ऊपर हमारी प्लानिंग है। मैं आज उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा। हो सकता है कुछ समय के बाद मैं दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसी विषय के ऊपर आपके बीच में नाथ लाऊं, लेकिन हम इसको संसद से सड़क तक लेकर जाने वाले। जिस तरह से एनडीए मजबूत करने के लिए मोदी जी माइक्रो प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे छोटे छोटे दल को अपने साथ ले रहे हैं, उस तरह से इंडिया मजबूत करने के लिए दिख नहीं रहा। जो छोटे दल है उसको अभी तक दूर रखा गया, ऐसा दिखाई दिया। देखिए, मुझे लगता है कि इंडिया में कितने मुख्यमंत्री हैं, अगर बीजेपी को छोड़ दें तो बीजेपी के पास तो कोई भी गैर बीजेपी एक भी मुख्यमंत्री नहीं है। तमाम बड़े दल जिनके पास ज्यादा सांसद हैं, ज्यादा विधायक हैं, सभी इंडिया में हैं। जहां तक बात है एनडीए की कोई मीटिंग कई साल से नहीं हुई थी। जो आपका प्रश्न है कि वो मजबूत कर रहे हैं, वो जागे ही तब हैं जब इंडिया बन गया। उनकी मीटिंग कई साल के बाद उस दिन हुई जिस दिन हमारी पटना में मीटिंग थी। तो मुझे लगता है केवल एक भानुमति का कुंबा एनडीए में जुड़ गया है। कुछ ऐसे दल हैं जिनका कोई स्वयं को बीजेपी वालों को अता पता नहीं है ये दल कहां से हैं। केवल संख्या बल दिखाने के लिए और मीडिया में कंपैरिजन करके एक गलत तरह का नैरेटिव बनाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। आज देश की जनता, देश के तमाम बड़े दल, तमाम विरोधी दल पूरी तरह से इंडिया के साथ हैं। और मैंने पहले वक्तव्य में ही कहा, उन 38 में से भी 4-5 ऐसे हैं जो चुनाव से पहले हमारे साथ आ जाएंगे। सर, जैसे कि आपने कहा कि एनडीए के कुछ घटक दल आपके संपर्क में, वो आपके साथ जुड़ेंगे, तो क्या ये वही घटक दल है जिनके ना कोई जनप्रतिनिधि, ना कोई सांसद है, ना मैं अभी उसके बारे में वक्तव्य नहीं देना चाहूंगा कि कौन है वो, लेकिन इतना जरूर है कि एनडीए की बैठक बहुत लंबे समय तक नहीं हुई और फिर बाद में 38 की संख्या दिखाई गई। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी के एक साथी ने एक टीवी प्रोग्राम पे कहा कि हमें ही नहीं पता है कि कौन कौन से दल ये कहां से आए। ये जो 4-5 दल आप बोल रहे हैं, आप इंडिया के साथ में आ रहे हैं, वो क्या दक्षिण भाग के हैं या पूर्वोत्तर के हैं? नहीं, देखिए उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करना ठीक नहीं होगा। चर्चा ऐसी हो रही कि नव पक्ष ऐसा मुझे लगता है 31 तारीख को या उसके बाद आपको स्वयं पता चल जाएगा। हम तो मीडिया के साथ बात करने के इच्छुक हैं। हम तो हमेशा मन की बात नहीं करते हैं, आप लोगों की बात भी सुनते हैं। इंडिया के साथ में बहुजन समाज पार्टी की जो मायावती जी वो भी नहीं है। देखिए, मायावती जी ने पिछले अगर 10 वर्षों में देखें आप, जब से बीजेपी की सरकार आई है केंद्र में, एनडीए की सरकार आई है, हमेशा उन्होंने बीजेपी का पिछलग्गू बनकर काम किया है। तमाम बिल हो उन पर समर्थन देती हैं वो, तमाम जो विपक्ष के मुद्दे हैं उन पर खामोश रहती हैं वो, जो तमाम बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले मुद्दे हैं उन पर वो वक्तव्य देती हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई अंदर की सांठगांठ है या कहीं ना कहीं कोई डर है। क्या थर्ड फ्रंट हो रहा है ऐसा? थर्ड फ्रंट हो रही है ऐसी? देखिए, थर्ड फ्रंट का सवाल हमेशा से पत्रकार बंधु पूछते हैं। आज तक 1989 के बाद से जब से कोएलिशन गवर्नमेंट्स आई हैं, या तो बीजेपी ने लीड किया है, वो गठबंधन 5 साल चला है, या कांग्रेस ने लीड किया है। अगर थर्ड फ्रंट कई बार किसी भी टुकड़ों में आया है और लीड में अगर बीजेपी और कांग्रेस केंद्र में नहीं रही है तो गठबंधन लंबा नहीं चला है। और उसी तरह के वक्तव्य अब बीजेपी की जो बी टीम है वो वैसी टाइप लोग वो देते हुए घूम रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस बार एनडीए वर्सेस इंडिया होगा, सीधा सीधा कांटे का मुकाबला होगा और हम जीतेंगे। लगभग 450 सीटों पर 1-to-1 फाइट इंडिया वर्सेस एनडीए हो। सर, एग्जिट पोल जो आए हैं अभी वो एनडीए के बाजू में आए हैं। जब जब बीजेपी की सरकार की साख गिरती है, मीडिया के साथ ही बड़े सिस्टमैटिक वे में इस तरह के पोल्स लेकर आते हैं और नोएडा में 4-6 लोग बैठ के उनको डिजाइन करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है मोदी जी के साख को कैसे बचाया जाए उसका एक कुत्सित प्रयास होता है। मीडिया का काम है कि वो सवाल पूछे, वो सरकार को बचाए ना। 2000 का सैंपल साइज देके 140 करोड़ के लोगों की ओपिनियन बता देते हैं कि फला जाति इधर जाएगी, फला धर्म इधर जाएगा, फला इधर जाएगा। क्या सैंपल साइज है, क्या मेथोडोलॉजी है, कौन सा क्वेश्चन है, किसने पूछा, कब पूछा, अंधेरे में रखकर इस तरह के काम किए जाते हैं। बहुत से ओपिनियन पोल सटीक भी हुए हैं, बहुतों पर सवाल भी लगे हैं, लेकिन इस तरह के ओपिनियन पोल ऐसे समय पर आना, मणिपुर की घटनाएं चल रही हो, बीजेपी की सरकार गिर रही हो
अविश्वास प्रस्ताव आ रहा हो सरकार के खिलाफ और 2 दिन के बाद ओपिनियन पोल आए, तो समझ सकते हैं कि प्रायोजन कहां से है। बीआरएस का पक्ष आपको क्या लगता आपके है साथ में आने वाला है? आपको लगता है ये जो ओपिनियन नया पक्ष जो अभी आया है बीआरएस, क्या ये आपके साथ आने वाला है? देखिए, बीआरएस तो बीआरएस है, उनका कोई दूसरा पक्ष है मुझे नहीं पता है, लेकिन बीआरएस से बहुत लोग छोड़ कर हमारे साथ आ रहे हैं और ये सिलसिला चुनाव तक जारी रहेगा। सर, अमेठी की सीट ओपिनियन को पोल के लेकर बारे काफी में गर्मजोशी है और गतिशीलता काफी दिखाई दे रही है वहाँ, जहाँ जो सांसद है स्मृति ईरानी की तरफ से। क्या राहुल गांधी अमेठी की सीट पर चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि मुझे लगता है गांधी फैमिली की परंपरागत सीट है और अमेठी की जनता उनसे एक पारिवारिक रिश्ता रखती है। अमेठी की जनता हमेशा से चाहती है कि गांधी फैमिली में से कोई वहां से चुनाव लड़े। लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कौन लड़ेगा, ये फैसला, ये निर्णय माननीय राहुल गांधी जी और परिवार, क्योंकि उनकी परंपरागत सीट रही है, वो लेंगे। अभी तक उस पर आधिकारिक कोई निर्णय नहीं हुआ है। सर, आपने जैसे कहा कि जहां तक बात स्मृति ईरानी जी की है, ये तय है कि कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट भी अगर वहां से कोई चुनाव लड़ेंगे, स्मृति ईरानी जी अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगी। सर, आपने जैसे कहा कि एनडीए और इंडिया में स्ट्रेट फाइट हुई तो 450 तक आपका नंबर जाएगा, लेकिन आपको नहीं लगता कि कांग्रेस और बीजेपी स्ट्रेट फाइट होगी तो आपको ज्यादा फायदा होगा? नहीं, मैंने कहा 450 सीटों पर लगभग ये आइडेंटिफाई हो चुका है कि हम बीजेपी के खिलाफ एक कैंडिडेट के खिलाफ एक कैंडिडेट रहेगा। इंडिया का भी एक और उनका भी एक। स्टेट फाइट में हम जाएंगे। लगभग 450 सीटों पर हमने ये पूरी तरह से तय कर लिया है। ये ओपिनियन पोल के जो रिजल्ट्स है वो सटीक नहीं होते। कांग्रेस के कुछ नेताओं के इसके पहले कहना था कि इस तरह के ओपिनियन पोल होना चाहिए। कोर्ट ने भी कहा था कि इलेक्शन जो वोटिंग होती है उसके पहले इस तरीके से ओपिनियन पोल नहीं होता। क्या आप विरोध करेंगे इस तरह की चीजों का? देखिए, हमने पहले भी जब इलेक्शन कमीशन ने ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के ऊपर हमसे राय मांगी थी, हमने हमेशा नकारात्मक राय दी थी कि वे ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल जो है कहीं ना कहीं भ्रमित करने वाले एक टूल बन गए हैं। और खासतौर पर 2014 के बाद 2004 से 14 के बीच में 10 ओपिनियन पोल आए होंगे और 14 से लेकर अभी तक मेरे पास तो गिनती है नहीं, 100 से ज्यादा आए होंगे। हर 2-3 महीने में जब मोदी सरकार का ग्राफ गिरता है, एक ओपिनियन पोल किसी ना किसी टीवी चैनल पर नजर आ जाता है और वही सवाल, वही मोदी जी 52% और 55% और 58%, कहां से परसेंटेज, कौन सी मीन, मीडियम, कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, मुझे तो पता चला नहीं आज तक। हरियाणा का चुनाव था, आप ही महाराष्ट्र के चुनाव के साथ सी वोटर का मैं नाम ले रहा हूं, कहा कि 90 में से 83 सीट आएंगी, 83। कांग्रेस की 2 से 3 सीट आएंगी, कांग्रेस की 31 सीट आई और उनका पूर्ण बहुमत भी नहीं आया, 40 सीट आई बीजेपी की। अगर 3 दिन पहले इस तरह का ओपिनियन पोल आता है और वो कितना भ्रमित कर सकता है फ्लोटिंग वोटर्स को, हम फिर कहेंगे इलेक्शन कमीशन से कि इस तरह के जो भ्रम फैलाने वाले पोल हैं उस पर इलेक्शन कमीशन अपनी नजर रखे। मेरा एक सवाल है, आम आदमी पार्टी आपके साथ है क्या? क्योंकि ऐसा आरोप होता है कि वहाँ दिल्ली में आप विरोध करते हैं और फिर उन्हीं के साथ जाके बैठते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी का एक बिल था दिल्ली से संबंधित, आर्टिकल 239AA से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशनल बिल था। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच ने एक निर्णय दिया, उस निर्णय को पलटने के लिए बीजेपी संसद में एक बिल लाई, ट्रांसफर पोस्टिंग्स ऑफ ऑफिसर्स और बाकी सब चीजें। कांग्रेस पार्टी ने माना कि यह मुद्दा संविधान के कहीं ना कहीं चुनी हुई सरकार के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। हमने उस बिल का संसद में विरोध करने का फैसला किया और हमने विरोध किया। आम आदमी पार्टी इंडिया के तमाम मंचों पर हमारे साथ उपस्थित है, उपस्थित रहेगी, हमारा ऐसा मानना है। लेकिन आम आदमी पार्टी किसी भी गलत चीज में हमें लगेगा कि जनता के विरोध में आम आदमी पार्टी कहीं पर है, कहीं पर भ्रष्टाचार दिखाई देगा, कोई जन विरोधी नीति होगी, तो हम उसको उठाने में भी पीछे नहीं हटेंगे। एक माझा मेट्रोचा प्रश्न आहे, हमेशा ये आरोप किया जाता है कि गडकरी के मंत्रालय का तो 250 कोटी का दिखता है, लेकिन 1000 कोटी का जो महा मेट्रो का भ्रष्टाचार है वो कांग्रेस क्यों नहीं उठाती है? देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने ही सूचना का अधिकार दिया, राइट टू ठाकरे इन्फॉर्मेशन। साहेबांनी फक्त एकमेव ठाकरे साहेब आहेत त्यांनी हा जरूर. प्रश्न उचलला होता, पण बाकीचे थोडासा. शीर्षस्थ नेते जे देखिए आहेत, शीर्षस्थ नेते जे आहेत मेट्रो का ते- जो सवाल था हाँ.
कैग ने ब्रिजेश दीक्षित के कारोबार पर ऑब्जेक्शन उठाया था और उस वक्त मैंने राज्य सरकार से पत्र लिखा था कि इन्हें एक्सटेंशन न दिया जाए, फिर भी राज्य सरकार ने उन्हें एक्सटेंशन दिया था। बाद में पीएमओ ऑफिस में जो करस्पॉन्डेंस हुआ तो ब्रिजेश दीक्षित का एक्सटेंशन नहीं मिला और पिछले अधिवेशन में मैंने मांग की है कि इसकी सीबीआई जांच हो, जो महा मेट्रो में जो भी भ्रष्टाचार हुआ और कैग ने जो स्ट्रक्चर पास किए हैं इसकी सीबीआई जांच हो, ऐसी पिछले अधिवेशन में उठाया और इस मुद्दे को हम और उठाते भी रहेंगे। क्या उनके पीछे में बीजेपी का पूर्ण सपोर्ट है? ऐसा भी कहा जाता है कि अब गडकरी ब्रिजेश का दीक्षित तो आशीर्वाद सबसे ज्यादा उनको मिलता है। फडणवीस ब्रिजेश का दीक्षित आशीर्वाद तो मिलता है। यहाँ से चले गए, अब उन्होंने जो काम करके रखे वो किताब लिखी हुई है, उसके ऊपर अगर कैग ने स्ट्रक्चर पास किया है तो दूध का दूध पाणी का पाणी तो होना ही है, छोडेंगे थोडी ना उनको। ठाकरे साहेब, तुमचे शीर्षस्थ नेते जे महाराष्ट्राचे ते हा मुद्दा का नाही पुढचं, कारण 1 तारखेपासून आंदोलन करणारे कॅगच्या रिपोर्टवरून जन आंदोलन असं सांगत होते, मग ते महामेट्रोचा भ्रष्टाचार त्याच्यात ऍड कराल का? आम्ही आमच्या लोकल लेवलवर महामेट्रोचा भ्रष्टाचार ऍड केलेला आहे, त्याच्या विरोधात मी बोललोय सभागृहात आणि माझ्याच प्रयत्नांनी विजय दीक्षितने तो भ्रष्टाचार केल्यानंतर इथून त्यांची सुट्टी झालेली आहे आणि आता ही मागणी राहणार आहे। जेव्हा आम्ही त्याला इथून परत पाठवू शकतो तर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल व्हावा, त्यांनी काय गैरव्यवहार केला, कॅगनी काय आक्षेप घेतले, क्या स्ट्रक्चर पास की, इसके ऊपर कार्रवाई होना, ये तो हमारी मांग रहने वाली है। आलोक सर, महाराष्ट्र को लेकर एक महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे कि सर पूर्व तैयारी चल रही चुनाव की, लेकिन आपके जो सहयोगी दल थे उसमें पहले ही 2 फाड़ हो चुकी है, तो क्या 48 सीटों पर इनका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, महाराष्ट्र की जनता पूरे इस प्रकरण को समझ चुकी है, किस तरह से क्या दबाव दिया गया, किसको कब नोटिस गए, कब किसका क्या हुआ, ये अब चीजें छुपी हुई नहीं है। 50 खोखे की कहानी महाराष्ट्र की जनता को समझ आ रही है। किसी पे दबाव है, किसी पे लालच है, समय आने दीजिए, सब चीजें ठीक होंगी। महाराष्ट्र की जनता हमारे साथ है। आप किसी को दल को तोड़ें फोड़ें, आप कुछ और करें, महाराष्ट्र की जनता महाविकास आघाड़ी के साथ है, कांग्रेस के साथ है और जो मूल एनसीपी और ठाकरे साहब की पार्टी है उसके साथ है। चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। लोकसभा के 2024 के चुनाव में ये जितने लोग अभी टूट फूट कर गए हैं, इनका किसी का खाता नहीं खुलेगा। 48 में से 40 प्लस सीटें महाविकास आघाड़ी की आएंगी और मोदी जी इसी चीज से डरे हुए हैं। मोदी जी को 2 राज्यों में सबसे ज्यादा खतरा है, महाराष्ट्र और बिहार, इसीलिए बार बार इन 2 राज्यों को डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन अब महाराष्ट्र की जनता, देश की जनता समझ गई है कि आप किस तरह से एक ईडी के डायरेक्टर को 3-3 एक्सटेंशन के बाद एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिए चले जा रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, उनके पास क्या राज है, अब ये देश की जनता जानना चाहती है। मोदी साहब केवल भाषण आप देते रहते हैं भ्रष्टाचार पे। आरटीआई के कानून को आपने कमजोर किया, सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति को कमजोर किया, सीबीआई के डायरेक्टर के कार्यालय को रात को 2 बजे दिल्ली पुलिस घुस गई थी तो किसके इशारे पर घुसी थी वो? क्या पीएमओ का इशारा नहीं था उसमें? आज जिस तरह से तमाम सीएजी की रिपोर्ट्स आ रही हैं, किसके घर पर बुलडोजर जाएगा, मोदी साहब बताइए जरा। मोदी साहब, केंद्र की सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बिल्कुल पूरी तरह से निर्लज्ज हो चुकी है। जितने भ्रष्टाचारी सब उनके यहाँ जाके ज्वाइन कर लेते हैं। बड़ी वाली जो है वो एलजी की वॉशिंग मशीन है उनके पास, एक तरफ से डालते हैं, दूसरी तरफ से क्लीन करके निकाल देते हैं। जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी बीजेपी में, वो उतना बड़ा पदाधिकारी। जिनके ऊपर आरोप लगाते हैं अगले दिन ज्वाइन हो जाते हैं। ये चक्की फिशिंग वाले लोग और तमाम लोग जो हैं, ये 400 करोड़ वाले, ये 4000 वाले, ये सृजन घोटाले वाले, ये फलाने घोटाले वाले, जमीन घोटाले वाले, सबके सब बीजेपी में चले जाते हैं। आलोक जी, 31 तारीख की जो मीटिंग है उसमें जो आपने 4 से 5 दल बोले वो अटेंड करना अपेक्षित है क्या 31 तारीख? मैं अभी उस पर बहुत विशेष टिप्पणी नहीं करना मेरा चाहता। आखिरी सवाल है, शरद पवार जी, इनकी भूमिका के बारे में कांग्रेस की क्या राय है? कुछ उनकी भूमिका के बारे में कुछ शरद आपको पवार समझ- जी केवल महाराष्ट्र के नहीं, इस देश के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और उनको जितनी राजनीति की समझ है हमारी जनरेशन में से शायद किसी को भी नहीं। शरद पवार जी के तमाम जो राजनीतिक
सोच, सूझबूझ और तमाम जो चीजें उनके मस्तिष्क में है उनका हम सम्मान करते हैं। सर आपने शरद पवार जी आज भी हमारे साथ हैं, मार्गदर्शक के रूप में हैं, आगे भी वो इंडिया के साथ ही रहेंगे और इंडिया का मार्गदर्शन करेंगे, अग्रणी भूमिका में रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर आपने कहा है कि महाराष्ट्र में 40+ की बात आपने अभी कही है, लेकिन जो है ओवैसी जो है ओवैसी और प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी महाविकास आघाड़ी के साथ में नहीं है। ऐसे समय में लोकसभा के चुनाव के वक्त में दलित और मुस्लिम वोटों का डिवाइडेशन होगा और उसका फायदा बीजेपी को होगा, तो आपको 40+ कैसा पहुंचेगा? मुझे लगता है ओवैसी कर्नाटक गए, मात्र 3 सीटों पर चुनाव लड़े। कर्नाटक की जनता ने नकारा कि किस लिए आए हो आप यहाँ पर, केवल 3 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए, हर टीवी डिबेट में अपना प्रवक्ता बैठाने के लिए। उससे पहले गुजरात का चुनाव था, 13 सीटों पर चुनाव लड़े। गुजरात की जनता ने पूछा भाई तुम्हें अगर लड़ना है, तुम्हारी कोई उपस्थिति तो सब पे लड़ो। नहीं साहब, हम तो 2-3-4 सीटों पे लड़ेंगे, पूरे माहौल को हम पोलराइज करेंगे। पोलराइज करने वालों की राजनीति अब समाप्त हो चुकी है। गुजरात और कर्नाटक का इलेक्शन अपने आप में एक एग्जाम्पल है। बिहार में कुछ लोग गुमराह हुए, 4-5 उनके विधायक जीत कर आए, 10, 12, 15 पर हमें हरवाया उन्होंने, और कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे पर, और मुझे लगता है बीजेपी के संसाधन भी शायद उनको मिलते हों, इसकी भी जांच होनी चाहिए। आने वाला समय, प्रकाश आंबेडकर जी के बारे में, प्रकाश आंबेडकर जी भी एक वरिष्ठ और सम्मानित नेता हैं। मुझे लगता है कि वो जाति और धर्म से बाहर आएंगे चुनाव से पहले, और वो भी महाविकास आघाड़ी का साथ देंगे। सर मेरा एक आखिरी सवाल है, अमित शाह जी का एक स्टेटमेंट है, अमित शाह जी का एक स्टेटमेंट है। बीच में चर्चा ऐसी थी कि आंबेडकर जी राहुल गांधी जी से भी मिलने वाले थे। नहीं, मेरे पास ऐसी कोई आधिकारिक चर्चा या सूचना नहीं। देश का विकास चार गुजरातियों ने किया है, उसमें आप महात्मा गांधी जी हैं, मोरारजी देसाई हैं, सरदार पटेल है और मोदी जी है। उसमें आप अदानी अंबानी को जोड़ना चाहेंगे क्या? पिछले 70 सालों में देश का जो विकास हुआ है, पिछले 70 सालों में अगर इस देश का विकास हुआ है तो एक एक व्यक्ति ने विकास किया है, एक एक मजदूर ने विकास किया है, एक एक अधिकारी ने, एक एक नेता ने, एक एक प्रधानमंत्री ने इस देश का विकास किया है। एक एक किसान ने, खेडूत ने, काश्तकार ने, मजदूर ने, सब ने मिलकर विकास किया है। राष्ट्र का निर्माण 2-4 लोग नहीं कर सकते हैं। अहंकार से भरी हुई स्टेटमेंट्स का उत्तर देना मैं बहुत उचित नहीं समझता। बापू नमन करने योग्य हैं, लेकिन यही अमित शाह से जो कहते थे कि बहुत चतुर बानिया थे, तो हम अमित शाह जी की बातों का क्या जवाब दें? अंतिम सवाल। हाँ बिल्कुल, ये एनसीपी और शिवसेना का जो महाराष्ट्र में हुआ, तो उसके कारण आपको लगता है कि कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी बढ़ी है एक तरीके से, और दूसरा एमवीए की लीडरशिप कांग्रेस करेगा क्या अगले इलेक्शन में? क्योंकि कांग्रेस का लास्ट टाइम एक ही सीट था लोकसभा का, और अभी वो सीट बढ़ेगी ऐसा आपको लगता है क्या? एक बार कांग्रेस लीड करेगा क्या एमवीए? किसको लीड करेगा? महाविकास आघाड़ी को। मुझे एनडीए सुनाइए। देखिए, मुझे लगता है कि लीड करने का प्रश्न नहीं है। आज देश जिस दौर से गुजर रहा है, कौन लीड करेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि सब मिलजुल कर सीमेंटिंग फोर्स के साथ कैसे हम इस अहंकारी शासन को हटा सकते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि लीड कोई भी कर सकता है, अलग राज्य में अलग क्षेत्रीय दल भी लीड कर सकता है, लेकिन कांग्रेस हर राज्य में, पूरे देश में एक सीमेंटिंग फोर्स का काम करेगी, पूरे इंडिया को बांध कर रखने का काम करेगी, और 2024 इंडिया का है। आपके 2 कॉन्स्टिट्यूएंट के मुकाबले